सोचिए 2500 साल बीत गए हैं, लेकिन एक नाम है जो आज भी शक्ति, महत्वाकांक्षा और जीत का दूसरा नाम माना जाता है, सिकंदर महान। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। लेकिन क्या वो वाकई महान था या फिर बस एक ऐसा महत्वाकांक्षी राजा जो सब कुछ तो जीत गया पर शायद खुद को नहीं जीत पाया? यही सवाल है जो हमें उस किंवदंती के पीछे छुपे असली इंसान को समझने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो एक विजेता बनता कैसे है? हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है और सिकंदर की कहानी शुरू हुई मैसेडोनिया के शाही दरबार से, एक ऐसी जगह जहां उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय पहले से ही एक बहुत बड़े, एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रख रहे थे। और बस वहीं उसी दरबार में एक राजकुमार को दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। देखिए, सिकंदर का बचपन कोई आम राजकुमार वाला नहीं था। मतलब पैदा होते ही ये तो तय था कि वो राजा बनेगा, पर उसने अपनी काबिलियत बहुत बहुत जल्दी साबित कर दी। जरा सोच कर देखिए, एक लड़का जो दुनिया के महान दार्शनिक अरस्तू से पढ़ रहा है और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में सेना की कमान संभाल रहा है। ये साफ इशारा था कि ये लड़का कुछ बहुत बड़ा करने के लिए ही पैदा हुआ है। अब सिकंदर को समझना है तो उसके गुरुओं को समझना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि समझिए 3 अलग अलग दुनिया का एक मिश्रण था। एक तरफ थे लियोनिडास, जिन्होंने उसे एक बेरहम, एक क्रूर योद्धा बनाया। दूसरी तरफ थे लाइसीमैकस, जिन्होंने उसे संगीत और कविता का ज्ञान दिया। और फिर सबसे बड़े गुरु अरस्तू, जिन्होंने उसे एक दार्शनिक बनाया, एक सोचने वाला रणनीतिकार। मतलब एक योद्धा, एक कलाकार और एक दार्शनिक, इन तीनों ने मिलकर सिकंदर को तराशा था। और एक कहानी है जो उसकी काबिलियत को दिखाती है। एक जंगली घोड़ा था, बुसेफिलस, जिसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था। तब एक नौजवान सिकंदर आगे आया और उसने उस घोड़े को वश में कर लिया। अपने बेटे का ये हुनर देखकर उसके पिता राजा फिलिप ने वो बात कही जो शायद सिकंदर के कानों में हमेशा के लिए गूंजती रही। मेरे बेटे, अपने लायक एक राज्य खोजो। मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। सोचिए, इन शब्दों ने उसकी महत्वाकांक्षा की आग में घी का काम किया होगा। लेकिन सत्ता हमेशा आसानी से नहीं मिलती। सब कुछ बदल गया जब राजा फिलिप की अचानक हत्या कर दी गई और बस रातों रात 20 साल के सिकंदर को सिंहासन पर बैठना पड़ा। वो भी एक ऐसे माहौल में जहां चारों तरफ दुश्मन और खतरे ही खतरे थे। और अपना सिंहासन बचाने के लिए सिकंदर ने जो किया वो बेहद क्रूर था, लेकिन निर्णायक भी। उसने अपने हर राजनीतिक दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। यहाँ तक कि उसने थेब्स शहर में हुए एक विद्रोह को ऐसे कुचला कि पूरे शहर को ही तबाह कर दिया, जमीन में मिला दिया। ये दुनिया के लिए एक सीधा और साफ संदेश था, सिकंदर को कम समझने की गलती कोई दोबारा ना करे। तो घर में अपनी सत्ता पक्की करने के बाद सिकंदर ने अपनी नजरें बाहर घुमाई और उसका निशाना था उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, फारस। और यहीं से 334 ईसा पूर्व में शुरू हुआ इतिहास का वो मशहूर अभियान। फारस की जमीन पर उसकी पहली बड़ी टक्कर हुई ग्रैनिकस नदी के किनारे, और यहीं पर सिकंदर ने अपनी वो मशहूर चाल चली जिसे वेज शेप्ड असॉल्ट कहते हैं। मतलब अपनी सेना को एक कील या भाले की नोक के आकार में जमाकर उसने सीधा दुश्मन की सेना के दिल पर, उनके सेंटर पर हमला बोल दिया। और नतीजा हैरान कर देने वाला था। एक तरफ फारसी सेना के लगभग 4000 सैनिक मारे गए और दूसरी तरफ सिकंदर की सेना के सिर्फ 50 के करीब। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि उसकी सैन्य रणनीति कितनी जबरदस्त थी और उसकी सेना कितनी बेहतर थी। वो सिर्फ एक अच्छा सेनापति नहीं था, उसकी सोच भी सबसे अलग थी। एक किस्सा है गॉर्डियन गांठ का, एक ऐसी उलझी हुई गांठ जिसे कोई खोल नहीं पा रहा था और भविष्यवाणी थी कि जो इसे खोलेगा वो पूरे एशिया पर राज करेगा। सब लोग उसे सुलझाने में लगे थे, लेकिन सिकंदर ने क्या किया? उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में गांठ को काट दिया। मतलब समस्या का समाधान नियमों से नहीं, अपनी सोच से निकालो। ये सिर्फ एक गांठ नहीं थी, ये उसकी सोच का सबूत था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी हर जीत आसान थी। टायर शहर को देखिए, एक द्वीप पर बना हुआ किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। पर सिकंदर ने हार नहीं मानी।
पूरे 7 महीने तक शहर को घेरे रखा। और जानते हैं क्या किया? उसने समंदर में ही एक पुल, एक रास्ता बना डाला। ये उसकी जिद और उसकी इंजीनियरिंग का कमाल था। लेकिन जीत के बाद जो हुआ वो उसकी शख्सियत का एक दूसरा भयानक पहलू दिखाता है। शहर पर कब्जा करने के बाद गुस्से में उसने 8,000 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। ये उसकी क्रूरता थी, एक ऐसा काला सच जो उसकी महानता की चमक के साथ हमेशा जुड़ा रहा। पर दिलचस्प बात यह है कि हर जगह लोग उसे एक जालिम विजेता की तरह नहीं देखते थे। जब वो मिस्र पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसका स्वागत एक मुक्तिदाता की तरह किया, एक ऐसा इंसान जो उन्हें फारसी शासन से आजाद कराने आया था। वहां उसे सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवता का बेटा और फेरो घोषित कर दिया गया, और उसी ने वहां बसाया वो मशहूर शहर अलेक्जेंड्रिया। तो फारस और मिस्र को जीतने के बाद सिकंदर अपनी जीत के सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, और वो पड़ाव था भारत। एक ऐसी जगह जहां उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती मिली और जहां उसे अपनी ताकत की हदों का भी एहसास हुआ। भारत में उसका सामना हुआ राजा पोरस से। अब ये लड़ाई बिल्कुल अलग थी। पोरस की सेना अपनी जमीन पर लड़ रही थी और उनके पास एक ऐसा हथियार था जो सिकंदर की सेना ने पहले कभी नहीं देखा था, विशालकाय युद्ध हाथी। ये एक ऐसी टक्कर थी जहां पहली बार सिकंदर की सेना सच में मुश्किल में थी। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद जो हुआ वो शायद लड़ाई से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया, ये सच है, पर वो अपने दुश्मन की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसे बंदी बनाने की जगह उसे पूरा सम्मान दिया और कहा कि वो अपने राज्यों पर शासन करते रहें। सोचिए, एक विजेता अपने दुश्मन की इतनी इज्जत कर रहा है, ये वाकई एक अनोखा पल था। पर यहीं आकर सिकंदर की वो इच्छा शक्ति जो कभी नहीं हारती थी, उसकी भी एक सीमा आ गई। उसकी अपनी ही सेना, सालों से लड़ते लड़ते घर से हजारों मील दूर, उसके सैनिक अब पूरी तरह थक चुके थे और उन्होंने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। इतिहास में पहली बार सिकंदर को किसी और के सामने नहीं बल्कि अपने ही सैनिकों के सामने झुकना पड़ा। उसे वापस मुड़ने का फैसला लेना ही पड़ा। और अब हम पहुंचते हैं उसकी कहानी के आखिरी हिस्से में, एक अधूरी विरासत, फारस में उसकी वापसी, 2 संस्कृतियों को एक करने का उसका सपना और उसका वो अचानक और रहस्यमयी अंत। वापस लौटकर सिकंदर सिर्फ राज नहीं करना चाहता था, उसका एक सपना था, एक ऐसे साम्राज्य का जहां ग्रीक और फारसी संस्कृतियां दुश्मन नहीं बल्कि एक हो जाएं। उसने फारसी रीति रिवाज अपनाए, अपने जनरल्स की शादियां फारसी राजकुमारियों से करवाईं। इसी को कहते हैं समन्वयवाद, यानी 2 अलग अलग कल्चर को मिलाकर एक नया कल्चर बनाना। अब ये सोच उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत आगे की थी और जाहिर है उसके अपने ही कई मैसेडोनियन साथियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और फिर बेबीलोन के आलीशान महल में सब कुछ थम सा गया। वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया था, एक रात की दावत के बाद अचानक बीमार पड़ गया। एक तेज बुखार जो बढ़ता ही गया और सिर्फ 12 दिनों के अंदर दुनिया के उस सबसे शक्तिशाली इंसान की आवाज तक बंद हो गई। बस 32 साल की उम्र में सिकंदर महान की कहानी खत्म हो गई। लेकिन उसकी मौत आज भी इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या वो वाकई किसी बीमारी से मरा था या उसे जहर दिया गया था? सदियों से ये सवाल पूछा जा रहा है, पर इसका पक्का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। ये उसकी जिंदगी का वो आखिरी सवाल है जो अनसुलझा है गया। और यही बात हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो इंसान जिसकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जिसकी जीत पूरी दुनिया ने देखी, उसका मकबरा कहाँ है? एक ऐसी जगह जहां कभी रोमन सम्राट भी सिर झुकाने जाते थे, वो आज दुनिया के सबसे बड़े खोए हुए रहस्यों में से एक क्यों है? शायद यही उस महान विजेता का आखिरी रहस्य है जो वो